हेलो क्लास 10th। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पलर। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। मीन्स आपको बताना है कि रिसेप्टर के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से याद होगा तो पहली ही स्टेटमेंट आपको क्या मिल जाएगी, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि गस्ट्रेटरी रिसेप्टर का काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट करना, प्रेजेंट होता है ये टंग में, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इनका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में। तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर हो गई करेक्ट, और बाकी के स्टेटमेंट अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम, मतलब जो एक न्यूरॉन होता है उसमें उसमें इम्पल्स ट्रेवल कैसे करता है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो ये डायरेक्शन होती है न्यूरॉन्स के ट्रांसमिट होने की। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा जो ऑर्डर है वो सही है। डेंड्राइट से स्टार्ट होता है, तो डेंड्राइट वाले अपने पास दो ऑप्शन है, ए और सी। अभी हमें ए और सी में से क्या करना है, एक सही वाला पहचानना है। तो डेंड्राइट से, इधर देखो आप डायग्राम में, ये डेंड्राइट से मैसेज यहाँ रिसीव होता है और डेंड्राइट से आगे ये बढ़ता है सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, तो डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, फिर एक्सन, और फिर एक्सन टर्मिनल या एक्सन एंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट, सी। इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनैप्स क्या होता है, द गैप बिटवीन नर्व एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, या फिर कोई मसल। आप याद कीजिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जो टिप्स होती हैं इसकी इधर इस साइड में, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा विजिबल होगा। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। और इस एक नर्व सेल के बाद हो सकता है यहाँ पर एक दूसरी नर्व सेल होती, या फिर कोई मसल, या फिर कोई ग्लैंड, और इनके बीच में यहाँ जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ कि साइनैप्स जो है केमिकल सिग्नल कहाँ से ट्रांसफर होते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो भाई ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं, आप इधर देखो, ये जो केमिकल सिग्नल होते हैं एक न्यूरॉन से चलता हुआ आया, अब इसके, ये डेंड्राइट थोड़ी ना है, ये तो एक क्या है, एंड है ना, एक्शन का टर्मिनल है, यहाँ से मैसेज निकलेगा और दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्शन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है साइनैप्स की, और साइनैप्स क्या होता है, वो गैप होता है, ध्यान दीजिएगा। सेल बॉडी टू एक्शन टर्मिनल ऑफ सेम न्यूरॉन, ये भी गलत हो जाएगा। एक्शनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसको आराम से दोबारा समझ लेते हैं कि जो साइनैप्स होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए साइनैप्स क्या होते हैं। तो भाई साइनैप्स क्या होता है, वो गैप जो होता है उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। कहाँ का गैप, एक न्यूरॉन के बाद जब दूसरा न्यूरॉन आता है, या कोई ग्लैंड आती है, कोई मसल आती है, तो बीच में हल्का सा गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। और वहाँ पे जो केमिकल सिग्नल होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, तो जिस नर्व से मैसेज जा रहा था, ठीक, जिस नर्व से मैसेज जा रहा था उसके इन एंड्स तक पहुंचेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सनल टर्मिनल। और फिर दूसरी वाली जो नर्व होगी वो रिसीव करेगी, और कोई भी नर्व मैसेज कहाँ से रिसीव करती है, अपने डेंड्राइट से। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, कि एक न्यूरॉन के एक्सन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ये जो केमिकल सिग्नल होता है ये पहुँचता है। तो ओवरऑल इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज करेक्ट। फोर्थ, in a neuron conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at or in। तो भाई क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी भी न्यूरॉन में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा होता है तो आखिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। बस हमें वो साइट बतानी है, वो प्लेस बताना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होता है। तो वही डायग्राम हम लोग दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। ये रहा आपका वो डायग्राम। तो भाई ये हमारे पास है एक सिंगल न्यूरॉन,
यहाँ से ये मैसेज ट्रैवल करता हुआ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैसेज आ रहा था इस एक्शन से वो था एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, लेकिन जब ये एकदम एंड तक पहुँचता है, जब ये मैसेज एकदम एंड तक पहुँचेगा, सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स एकदम एंड तक पहुँचेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल हमें साइट बतानी थी, तो साइट आप देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। द सुटेबल ऑप्शन इज एक्शन एंड, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो एक्शन का एंड होता है वहीं पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, मीन्स इनमें से जितने भी सीक्वेंस आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है जो रिफ्लेक्स आर्क को बढ़िया तरीके से शो करता हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, बस आपको डायग्राम देखना पड़ेगा रिफ्लेक्स आर्क वाला। तो थोड़ा बहुत याद कीजिए डायग्राम। तो जब भी ये हॉट ऑब्जेक्ट इस हाथ में टच होता है तो यहाँ से जो रिसेप्टर्स होती हैं, रिसेप्टर क्या होती हैं आपको हल्का सा दिला देता हूँ, ये कुछ स्पेशल नर्व्स होती हैं, नर्व की टिप्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो क्या है, एक हीट है। तो हीट को डिटेक्ट किया इस रिसेप्टर ने, और रिसेप्टर से अब ये जो नर्व आपको दिख रही है, जो ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नर्व जिसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। सेंसरी इसलिए क्योंकि ये मैसेज को लेके जा रही है, और यहाँ पर फिर बीच में पड़ जाएगा रिले न्यूरॉन। और हाँ, ये रिले न्यूरॉन कहाँ पर है, तो ये है स्पाइनल कॉर्ड में। तो कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन था वो मैसेज को लेकर पहले कहाँ पर आता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड पे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट ऑर्डर जनरेट करता है, और उस ऑर्डर को लेकर के, उस मैसेज को लेकर के ये दूसरी न्यूरॉन जिसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, और ये इस इफेक्टर तक, इफेक्टर क्या होती है, एक मसल भी हो सकती है, ग्लैंड भी हो सकती है। इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जहाँ पर कि उस मैसेज को परफॉर्म कराना होता है। तो बस बन गया सीक्वेंस। तो ऑप्शन चेक कर लो आप, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। देखो, रिसेप्टर से मैसेज परसीव हुआ, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, खुद ही एक्ट कर देता है, और मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा कि हाँ हटाओ, और वो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा और मसल तक कैरी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो सकती हैं, 2 भी और 3 भी, ठीक। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन बताई गई है हमें कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्या होता है, सडन एक्शन होता है, और किसको रिस्पॉन्स करने के लिए, कोई समथिंग इन द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को सडनली रिस्पॉन्स करने के लिए क्या बनाया गया है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। दूसरे पे आ जाओ, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल। अब यहाँ पर कुछ झोल है, ध्यान दो। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, स्पाइनल कॉर्ड से मसल को लेके आने का काम किसका होता है, मोटर न्यूरॉन्स का। यहाँ पर इसने लिखा है सेंसरी न्यूरॉन, तो भाई ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। बढ़ते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी उल्टा कर दिया है भाई, रिसेप्टर से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कौन लेके जाता है, अभी आपको दिखा है डायग्राम, तो उसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत। लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वाली चेक करते हैं। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो भाई ये भी बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो सही है, क्योंकि जब ये सिग्नल रिसेप्टर से लेकर के, है ना, मसल तक जाता है या ग्लैंड तक पहुंचता है, तो उस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। याद होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों ही सही है। तो अभी तक हमें 4 स्टेटमेंट में 2 सही मिली है, विच आर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी,
लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन. ब्रेन के बारे में भाई कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, पढ़ने पर ही पता चलेगा. पहला, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन. मतलब देखो, थिंकिंग का काम तो भाई ब्रेन ही करता है, लेकिन ब्रेन का वो मेन पार्ट कौन सा है जो थिंकिंग का काम करता है, तो इसके हिसाब से है हिंड ब्रेन. अब आप बताओ सही है गलत. तो सोच लिया तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि थिंकिंग का काम कौन करता है, ये करता है हमारा फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, सेरिब्रम. याद रखिएगा, अगर देखो, अगर आपके पास इस टाइम पे कुछ भी है नोट करने के लिए, नोट करते चलना सब कुछ. थिंकिंग का काम कौन करता है, फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, तो याद रखिएगा सेरिब्रम. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत थी, क्योंकि ये कह रहा था हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन का काम ये नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट, सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ईटीसी आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन. देखो, हियरिंग का, स्मेल का, मेमोरी का, साइट में देखना, तो ये इन सबके सेंटर कहाँ हैं, फोर ब्रेन में है. अब आप बताओ सही है गलत. तो पता चला, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोर ब्रेन ही इन सब चीज़ों का सेंटर है, हियरिंग का, स्मेल का, मेमोरी का, साइट का. तीसरा, इस पर टिक कर लेते हैं. और थर्ड स्टेटमेंट, इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन. अब यहाँ पर जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, जैसे कि सलाइवा का रिलीज होना, वोमिटिंग, बीपी, तो ये सब कह रहा है कि हिंड ब्रेन का मेडुला कंट्रोल करता है. ध्यान दीजिएगा, हिंड ब्रेन का मेडुला, मतलब हिंड ब्रेन ब्रेन का पार्ट है और फिर मेडुला उस हिंड ब्रेन का पार्ट है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट क्या है, सही है. यही पढ़ रखा है हम लोगों ने. भाई नहीं पढ़ रखा तो जाके एक बारी एनसीईआरटी अपनी रिवाइज कर लो, या फिर नोट्स अपने. फोर्थ स्टेटमेंट, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी. भाई बॉडी का बैलेंस, मतलब देखो, एक पैर पे भी खड़े रह सकते हैं, वो हमारा बॉडी का बैलेंस है. पोस्चर का मतलब जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो हमारा एक ढंग होता है उठने बैठने का, लेटने का, तो उसे हम पोस्चर बोलते हैं. तो उसे कौन कंट्रोल करता है? फिलहाल ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सेरिबेलम कंट्रोल नहीं करता, जबकि ये बात गलत है. याद कीजिए आप, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम. और सेरिबेलम का ही काम होता है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है. अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो इसका मतलब आपका भी कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है. फिलहाल हम एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर तब भी आपको कुछ कुछ डाउट है तो जा करके पहले एक बार एनसीईआरटी अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, फिर आके यहाँ पे वीडियो देखना. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत. तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई. तो अभी भी देखा हमने कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, तो हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम. हिंड ब्रेन का एक पार्ट क्या है, सेरिबेलम. ये आपका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये लीजिए, आपके पास पूरा डायग्राम ही रख दिया गया है. अब ये देख के बताओ कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है. तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है सर, देख सकते हो डायग्राम. डायग्राम देख के आंसर आपको बताना है, ठीक है. यहाँ ऊपर पॉन्स है, ठीक है, यहाँ मेडुला है. साफ साफ दिख रहा है कि मेडुला से ओरिजिनेट हो रहा है अपना स्पाइनल कॉर्ड. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है सर, ब्रेन से ही ओरिजिनेट होता है, बट ब्रेन के कौन से पार्ट से, मेडुला से. क्वेश्चन नंबर 10, द मोमेंट ऑफ शूट टुवार्ड्स लाइट इज. शूट का मतलब प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के बाहर होता है, मिट्टी के बाहर होता है, उसे हम शूट बोलते हैं. तो ये जो शूट होता है ये लाइट की तरफ ही मूव करता है. तो ये कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है? देखिए, जब भी लाइट स्टिमुलाई होता है और प्लांट एक मूवमेंट दिखाता है ग्रोथ रिलेटेड,
ग्रोथ रिलेटेड, तो उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। लाइट का मतलब फोटो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, अभी ये बता दो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है ना, शूट लाइट की तरफ बेंड होता है, क्या दिखाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट इसका अपोजिट करती है, वो हमेशा लाइट से दूर भागती है, इसलिए क्या दिखाती है, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। अगर आपको प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन याद है, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकिनिन है, वैसे ही एब्सिसिक एसिड भी क्या है, प्लांट हार्मोन है। तो उसका यहाँ पर बताना है फंक्शन। पहला, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, दूसरा प्रमोट सेल डिवीजन, इनहिबिट ग्रोथ, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, लेंथ को, सॉरी, सेल की लेंथ को इंक्रीज करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना और ग्रोथ को प्रमोट करना, ये तीनों एक जैसे हैं। और ग्रोथ को इनहिबिट करना ये सबसे अलग है भाई, पहला, दूसरा और ये चौथा, ये अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से ग्रोथ में ही इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेल डिवीजन हो, चाहे सेल की लेंथ बढ़ाने का हो, जिसको इलांगेशन ऑफ सेल बोलते हैं, या फिर स्टेम की ग्रोथ कराना। लेकिन सबसे अलग कौन सा है, इनहिबिट ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को रोकना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सा हार्मोन है, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ से एसोसिएट नहीं करता, मतलब ग्रोथ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑक्सिन, वही तो ग्रोथ वाला ही हार्मोन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी सब क्या है, ग्रोथ एसोसिएटेड, मतलब ये सब, मतलब ऑक्सिन या जिब्रेलिन या साइटोकिनिन, ये सब किसी न किसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड ना ना ना, उल्टा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। तो भाई आयोडीन क्या है, एक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है, किसके सिंथेसिस यानी किसको बनाने में ये जरूर से जरूर इन्वॉल्व होता है, कौन से हार्मोन को बनाने में। तो याद करो, गले में होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड बनाती है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, और इस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन बन नहीं पाएगा, राइट, और थायराइड ग्लैंड में हो जाएगी प्रॉब्लम और एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। फिलहाल याद दिलाता हूँ, ये इंसुलिन क्या होता है, सर इट इज़ अ हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियास से। काम क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसके बारे में गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियास, बात तो सही है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डाउट इसमें, ये भाई ये ऑप्शन इसका नहीं है, मतलब ये काम इसका नहीं है। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ये तो है इसका काम कि ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़, और अगर किसी का पैनक्रियाज सफिशियंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाता तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़, राइट। तो भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट पहचाननी थी, जो इंसुलिन के बारे में गलत है। तो क्या गलत है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। कौन सा पेयर यहाँ पर मिसमैच्ड है। अच्छा, पेयर किसका है, एक तरफ है ग्लैंड, दूसरी तरफ है उसका हार्मोन। चलिए, पहला एड्रेनालाइन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, अच्छा जी। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, एस्ट्रोजन ओवरी से, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से। अगर आपने एक दो बार भी चार्ट पर ढंग से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको पहला ऑप्शन देखते ही क्या लग गया होगा, गलत। क्योंकि
देखो पहला वाला पेयर मिसमैच है, मतलब पहला वाला पेयर गलत है, इसलिए वही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें मिसमैच वाला ही ढूंढना था, ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन कौन बनाता है? ये बनाती है अपनी कौन सी ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होती है। बाकी सारे पेयर एकदम सही हैं कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? टेस्टिस में। एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? ओवरी में। थायरोक्सिन कहाँ बनता है? थायराइड में। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, ठीक है, अब ध्यान सुनना इसको। गार्ड सेल अपना शेप चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन द, मतलब ऐसा क्या चेंज होता है गार्ड सेल के अंदर जिससे गार्ड सेल का शेप ही चेंज हो जाता है। जिनको नहीं पता याद दिला दूं, गार्ड सेल क्या होती है सर? जो आपने स्टोमेटा पढ़ा है कि स्टोमेटल, एक पत्तियों में स्टोमेटल पोर होता है, तो उस पोर को कौन रेगुलेट करती हैं? दो गार्ड सेल, ठीक है। यही गार्ड सेल का अपना साइज चेंज कर करके इस स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करती हैं। अब देखना यह है कि गार्ड सेल अपना शेप चेंज कैसे करती है, क्या चेंज करके। पहला, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब सेल में प्रोटीन का कंपोजिशन चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल चेंज करके, या पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है कि गार्ड सेल में वाटर का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता है, जिससे कि गार्ड सेल का शेप चेंज होता है। अच्छा, अभी ये आपका होमवर्क है ये पता करना कि जब वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है तो गार्ड सेल ओपन होती, मतलब गार्ड सेल क्या करती हैं? स्टोमेटल पोर को ओपन करती हैं या क्लोज, और इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, कि जब गार्ड सेल में पानी कम होता है तब ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है या क्लोज। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, ठीक है। पहले तो टेंड्रिल क्या होता है अगर आपको ये कंफर्म हो तब ये क्वेश्चन किया जाए, नहीं कंफर्म तो कंफर्म कर लो जल्दी से। भाई जो मटर का पौधा होता है, ठीक, ये उसका स्टेम है और यहाँ पर होती हैं लीव्स, और लीव्स के आसपास यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं, जो किसी सपोर्ट को मिलते हैं उस पर तुरंत क्लाइंब कर जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि टेंड्रिल की ग्रोथ कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या फिर रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, और लास्ट ऑप्शन क्या है कि रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। अब ये टेंड्रिलर सेल का क्या मतलब हुआ कि टेंड्रिल में प्रेजेंट सेल्स, ठीक है। अब इसका पूरा मैं मैकेनिज्म आपको दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही ऑप्शन को पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये जो सबसे पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये टेंड्रिल्स हैं, ठीक। इन टेंड्रिल्स को अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही ये टेंड्रिल्स किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती हैं, अच्छा सपोर्ट को यहाँ पर तो वैसे सर्कल सा बना दिया गया है, तो इमेजिन करो कि जो सर्कल आपको दिख रहा है इसके ठीक इस प्लेन के, जिस प्लेन पे आपका ये वीडियो चल रहा है उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर वो सपोर्ट है, कोई डंडा है। तब आप समझ जाएंगे कि हाँ ये डायग्राम का सही मतलब क्या है। तो ये आपका टेंड्रिल है और इधर ये सर्कल क्या दिखा रहा है आपको? सपोर्ट दिखा रहा है। और जो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस जगह पर टच नाम का जो स्टिमुलाई है ये टेंड्रिल रिसीव करेगा। अब होता क्या है सर, देखिएगा, जितने भी ग्रोथ हार्मोन हैं यानी कि जैसे ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन है इस दूसरी साइड पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन सारा का सारा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा अवे फ्रॉम द टच या अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जिधर सपोर्ट था उससे दूर भाग जाएंगे ये ऑक्सिन। अब ऑक्सिन जिधर रहेगा भाई, अगर आपको याद हो तो शूट में क्या होता है कि जिस साइड ऑक्सिन होता है उधर ही ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इस साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये वाला पार्ट एक्सपेंड करेगा और धीरे धीरे, अच्छा हाँ, राइट साइड में मीन्स जिधर टच है इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ कम होगी और यहाँ उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी, तो रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट ये रहेगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इधर ग्रोथ स्लो है, एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे बेंड हो जाएगा और बेंड करके धीरे 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 क्या करेगा? इसको क्वाइल कर लेगा, चारों तरफ से लपेट लेगा, बस हो गया का काम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। क्यों? दोबारा पढ़ लो ऑप्शन। रैपिड सेल डिवीज़न, लगातार सेल डिवीज़न होता है किस में? टेंड्रिलर सेल में, मतलब टेंड्रिल में प्रेजेंट जो सेल्स हैं उसमें
दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जो सपोर्ट की तरफ नहीं है, सपोर्ट से दूर है, ठीक। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ, विच इज 18। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवार्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कौन सा ट्रॉपिज्म है, मतलब किसको रिस्पॉन्स करता है वो, तो वो रिस्पॉन्स करता है केमिकल को, वो केमिकल जो ओव्यूल की तरफ से मिल रहा होता है। तो ये है आपका केमोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं क्या है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, मतलब जो सूरजमुखी का फूल होता है, जिधर जिधर सूरज उधर उधर उसका फेस। तो ये कौन सा ट्रॉपिज्म है, तो सर ये है फोटोट्रॉपिज्म, है ना। इसमें अगर कुछ सोचना पड़े तब तो दिक्कत वाली बात है, मतलब यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, सनलाइट, जाहिर सी बात है जो ट्रॉपिज्म है वो कौन सा हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, मतलब पत्तियों का मेच्योर होना, मतलब उनकी एजिंग होना, सूख जाना, और उसके बाद जो फ्रूट्स हैं वो भी, कुल मिला करके पत्तियाँ मेच्योर होती हैं और गिरती हैं, फल भी गिरते हैं। तो मेच्योर्ड लीव्स का और फ्रूट्स का गिरना ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो पिछले कई क्वेश्चन में आपने देखा है कि एब्सिसिक एसिड ये क्या कर रहा था, सारे काम उल्टा ही कर रहा था, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम। तो फिलहाल वो यहाँ भी आ चुका है। बाकी 3 हार्मोन एक तरफ, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, क्योंकि इन सब का फंक्शन ऑलमोस्ट मैच करता है, ये सब किसी न किसी तरीके से ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है ये आपकी ग्रोथ को रोकता है और लीव्स के और फ्रूट्स के गिरने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब उसको प्रमोट करता है कि पत्तियाँ गिरें सूख करके और फल भी गिरें। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। तो नर्व में जब भी कोई मैसेज ट्रांसमिट होता है, कोई इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, तो उसके बारे में आपको गलत वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढनी है, द इनकरेक्ट वन। सबसे पहला, नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्रिटिक एंड टुवार्ड्स एक्सनल एंड। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं कि मैसेज ट्रेवल करता है इस साइड से इस साइड, ठीक। और लेफ्ट साइड में यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये डेंड्राइट के एंड्स होते हैं, ठीक। और यहाँ से मैसेज ट्रेवल करता है और कहाँ पहुँचता है, एक्सन के एंड तक। तो ये बात तो सही है कि डेंड्राइट के एंड से मैसेज कहाँ जाता है, एक्सन के एंड तक। बी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, एट द डेंड्रिटिक एंड electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of other neuron। ध्यान सुनेगा, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो डेंड्राइट्स के एंड होते हैं वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं, और वो केमिकल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं कहाँ, एट द एक्सनल एंड ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही गलती दिख जाएगी। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो डेंड्राइट की टिप्स होती हैं, जो एंड होते हैं, वो मैसेज को रिसीव करते हैं, वहाँ पर एक केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज से एक इलेक्ट्रिक मैसेज जनरेट होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि डेंड्राइट के एंड पर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, जो कि क्या करती है, कुछ केमिकल चेंजेस को, कुछ केमिकल्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। फिलहाल हमें गलत वाली ढूंढनी थी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट गलत वाली मिल चुकी है, लेकिन हाँ पढ़ लो आगे भी। द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron। what does it mean कि जब भी मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व पर जाना होता है तो इन डेंड्राइट के एंड पर यहाँ कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो अगली वाली नर्व के डेंड्राइट्स पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और कहाँ से, साइनेप्स, जो बीच में गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, और फिर से वही सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगले न्यूरॉन में जनरेट हो जाता है। तो बात क्या है, बिल्कुल सही, डी वाला देख लो,
अ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो मसल एंड ग्लैंड सेल्स। कि एक न्यूरॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ से जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन तक ही जाएगा। हो सकता है एक न्यूरॉन तक जाए, हो सकता है मसल, हो सकता है कोई ग्लैंड की सेल। या आपको कई बार बताया गया है कि न्यूरॉन के बाद ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरी न्यूरॉन ही हो, उसके बाद एक मसल भी हो सकती है और एक ग्लैंड भी हो सकती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी डी ये सारी स्टेटमेंट सही थी, बी वाला ही गलत था और हमें गलत वाला ही ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और ढूंढना कौन सा है, नॉट एन इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री ढूंढना है। ठीक, तो स्टार्टिंग की यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ आप देखो, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट। ठीक है, ये तीनों ही एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनवॉलेंट्री। और च्यूइंग क्या है, वॉलेंट्री। ढूंढना क्या था, जो इनवॉलेंट्री ना हो मतलब वॉलेंट्री हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। च्यूइंग मतलब चबाना, ये हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट। जब किसी को बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, बहुत अच्छा वाला जुकाम, तो वो क्या नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। मतलब उसे आइसक्रीम और एप्पल के टेस्ट में फ़र्क नहीं पता चल पाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। उसे अगरबत्ती और परफ्यूम के स्मेल में अंतर नहीं पता चल पाएगा। थर्ड, डिफ्रेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट। उसे रेड लाइट और ग्रीन लाइट में डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। डिफ्रेंशिएट अ हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। उसे कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। तो उसे हुआ क्या है, जुखाम का मतलब नाकबंद। नाकबंद तो उसका कौन सा सेंस मतलब कि काम करना बंद कर देगा, सेंस ऑफ स्मेल। तो उसे परफ्यूम के स्मेल में और अगरबत्ती के स्मेल में डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, what are what is the correct direction of flow of electrical impulse। मतलब जब नर्व में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्लो होता है तो कौन सा डायग्राम यहाँ पर सही फ्लो को शो कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए को चेक करो आप। पूरा डायग्राम आप छोड़ ही दो, बस ये पहला वाला डायग्राम देखो, ये बस ये पहला न्यूरॉन। ठीक है, अब इसका डेंड्राइट कहाँ है, इस लेफ्ट साइड में। एक्सन के जो एंड्स हैं वो कहाँ है, राइट साइड में। तो मैसेज कहाँ जाता है, डेंड्राइट से एक्सन की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी। और ड्रॉ क्या कर रखा है भाई, इधर देखो, उल्टा। तो साफ साफ दिख रहा है गलत है। ऑप्शन नंबर बी पर आ जाएं आप। यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक्सन के एंड से मैसेज जा रहा है भाई डेंड्राइट की तरफ, क्या बात है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो अगर इधर से स्टार्ट करें हम, तो ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट की तरफ से मैसेज चला एक्सन की तरफ, फिर एक्सन के एंड तक पहुंचा, और फिर अगले नर्व पे जंप हुआ और फिर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यही जो है सही डायग्राम है। कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ उल्टा कर दिया है ना। हमें आदत क्या है डायग्राम बनाने की, ये वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला लेफ्ट टू राइट, मतलब अक्सर हमारा डेंड्राइट इस साइड होता है और एक्शन इस तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही बना दिया गया है बस कंफ्यूज करने के लिए। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। थायरॉक्सिन क्या है, अगर याद दिलाया जाए तो ये एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में बनता है और जिसके बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, इतना हमें पहले से पता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, आयरन के बिना नहीं बन पाता। तो भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट। ढूंढनी कौन सी थी, जो स्टेटमेंट ट्रू ना हो मतलब गलत वाली ही। तो भाई पहला वाला ही क्या हो गया सही, मतलब
ऑप्शन सही है बट स्टेटमेंट गलत है और गलत ही ढूंढना था। बाकी आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, और नॉलेज अपनी बढ़ाने के लिए, कि इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये थायरॉक्सिन का काम है, सही है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, मतलब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है क्या बनाने के लिए, थायरॉक्सिन बनाने के लिए। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, भाई बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। ड्वार्फिज्म क्या है? एक बीमारी है जिसमें किसी भी पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, मतलब उसकी जो हाइट होती है एवरेज पर्सन से भी बहुत कम होती है। देख के ही पता चलता है कि हाँ इसकी हाइट में कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। क्यों होता है आइए देखते हैं। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रेट हुआ तो उस पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, वो बहुत छोटा रह जाएगा, और इस बीमारी को बोलते हैं डॉर्फिज्म। लेकिन अगर वही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता तो बॉडी का साइज यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती, और उस बीमारी को बोलते हैं जायगेंटिज्म। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ, ठीक है, मतलब प्यूबर्टी से प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉडी में कुछ ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं वो किसके सिक्रेशन से होते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी, ये देख लो भाई क्या ही कर दिया है। टेस्टिस से एस्ट्रोजन निकल रहा है और ओवरी से टेस्टोस्टेरोन, तो बिल्कुल ही गलत है ना। मतलब फीमेल हार्मोन टेस्टिस से, जो कि मेल ऑर्गन है, और मेल हार्मोन फीमेल ऑर्गन से, क्या बात है। तो भाई गलत स्टेटमेंट है। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, तो ये भी गलत है क्योंकि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो ओवरी प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से आता है। तो भाई गलत है, आगे बढ़ चलो। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं, मीन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? मेल में टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। फीमेल में एस्ट्रोजन जो कहाँ बनता है, ओवरी में। क्वेश्चन नंबर 29, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, डॉक्टर ने किसी को सलाह दी है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा ले, वो क्यों? पहले तो ये बताओ इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बनाता कौन है, पैनक्रियाज। इंसुलिन का काम ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करना। तो जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, मतलब उसका जो पैनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, ब्लड प्रेशर तो भाई कोई मतलब नहीं है। हिज हार्ट वॉज बीटिंग स्लोली, उसका जो दिल था, आई मीन हार्ट था, वो स्लोली बीट कर रहा था, मतलब धड़कन कम हो गई थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, ग्वाइटर उसे हो गया था। ग्वाइटर का मतलब वही जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सही से काम नहीं कर पाती है, तो सूजन आ जाती है उसमें, स्वेलिंग। हिज शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शुगर लेवल ब्लड में काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसको क्या दिया गया, इंसुलिन, ताकि ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में आए। क्वेश्चन नंबर 30, द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड, मेल में फर्टिलिटी को इंक्रीज कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। फर्टिलिटी का मतलब एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, यहाँ पर आपको वो ग्लैंड पहचाननी है जो पेयर में नहीं होती, अनपेयर्ड होती है। तो भाई एड्रिनल ग्लैंड पेयर में होती है। कैसे? एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, किडनी के ऊपर, तो किडनी दो, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड भी दो, मतलब पेयर में होती है। टेस्टिस भी पेयर में होते हैं। ओवरी जो कि एक फीमेल ऑर्गन है, फीमेल
ग्लैंड है ये भी पेयर में होती है, तो कौन सी पेयर में नहीं होती? पिट्यूटरी, जो कि ब्रेन में लोकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 32, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये देखते हैं ऑप्शन। सेल जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन नहीं। ये किसका होता है जंक्शन? एक नर्व का और एक मसल, ठीक है, एक नर्व हो दूसरी मसल हो तो उसके बीच में जो स्पेस बनता है उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरल ज्वाइंट नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं था हमारे पास, ठीक है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। साइनैप्स, याद करो, दो न्यूरॉन के बीच में, भाई अगर एक न्यूरॉन है तो एक साइड में क्या होता है? डेंड्राइट। एक साइड में क्या होंगे? डेंड्राइट। इधर होंगे इसके नर्व, आई मीन एक्सन के एंड। दूसरी तरफ होता है दूसरा वाला नर्व और ये होते हैं उसके डेंड्राइट। तो पहली वाली नर्व के एक्सन के टर्मिनल्स और इधर दूसरी वाली नर्व के डेंड्राइट के टिप के बीच में जो स्पेस बनता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, साइनैप्स। क्वेश्चन नंबर 33, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई। मतलब ह्यूमंस में लाइफ प्रोसेसेस, आपको अच्छे तरीके से पता है लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? ये देखते हैं ऑप्शन। रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इन तीनों ऑप्शन में आधा आधा आंसर सही है। मतलब पहले वाले में एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम वो हार्मोन वाला सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम है, इसमें एंडोक्राइन सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही मिल के क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एमसीक्यू के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, लेवल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन फिगर 7.2। तो आपके सामने जो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, यहाँ पर ए बी सी और डी, पहले तो बताना है कि ये सारी चीज़ें है क्या, ए बी सी डी को बताना है, और फिर इस डायग्राम में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्लो का, वो भी हमें दिखाना है, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं ए क्या कर रहा है, यहाँ से इस हॉट ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जब ये टच हो जाता है हाथ, तो मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैसेज को लेके जाने का काम किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का। और बी क्या है, साफ साफ दिख रहा है आपको, स्पाइनल कॉर्ड है। सी क्या करेगा? मैसेज को लेके आएगा, जो कि क्या है? मोटर न्यूरॉन। और डी क्या है? ये इफेक्टर है। इफेक्टर का मतलब जो ये मैसेज आ रहा है उसको परफॉर्म कहाँ किया जाएगा? इफेक्टर पे। इफेक्टर एक मसल भी हो सकती है, ग्लैंड भी हो सकती है, फिलहाल यहाँ पर क्या है? मसल है, कहाँ की? वो भी आर्म की। तो ये रहा आपका आंसर। ए क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। बी क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। सी क्या था? मोटर न्यूरॉन। डी क्या है? इफेक्टर, वो भी एक मसल है आर्म की। उसके बाद बात रही फ्लो की, तो भाई ये रहा आपके सामने रियल डायग्राम, आप यहाँ से भी सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। तो डायग्राम में बस थोड़ा सा चेंजेस कर देना है हमें और बन जाएगी डायरेक्शन। देखिए ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज लेके जा रहा है, ठीक, और ये मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेके आ रही है, दैट्स खत्म। और आपको पूरा फ्लो तो पता ही है कि यहाँ से मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, यहाँ मिलेगा रिले न्यूरॉन, फिर यहाँ से कनेक्ट होगा सीधा कौन? मोटर न्यूरॉन, मैसेज आ जाएगा। तो ये था फ्लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला, इलोंगेशन ऑफ सेल्स। वैसे करना क्या था कि जितने भी यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं, इन फंक्शंस के लिए कौन से प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सबसे पहला फंक्शन है इलोंगेशन ऑफ सेल। तो इस सेल के इलोंगेशन मतलब जो सेल की लेंथ होती है, सेल का जो साइज होता है, उसको बढ़ाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? द हार्मोन इज ऑक्सिन। ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? द हार्मोन इज जिब्रेलिन। थर्ड, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है?
साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। और लास्ट में जो बचा फॉलिंग ऑफ सेनेसेंट लीव्स, तो जो पत्तियां सूख जाती हैं, जिनकी एज हो जाती है, सूख की जो पत्तियां गिर जाती हैं, इसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? द हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। डन। क्वेश्चन नंबर 36, लेवल द इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो इन डायग्राम 7.3, तो ये रहा आपके सामने 7.3, बहुत ही सुंदर डायग्राम है। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पे लेवलिंग करनी है ABCD। तो ए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा पिछले हिस्से में है, ठीक। तो ये पिट्यूटरी नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। पिट्यूटरी की लोकेशन ऑलमोस्ट ये होती है, ठीक। ये जो आपको बी दिख रहा है ये है पिट्यूटरी, और ये जो ए है जिसकी लोकेशन आप ये रेड पेन से देखें, ये वाली लोकेशन यहाँ पर है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रेन के हल्का सा पिछले साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर, आंसर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, आंसर पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। अब बात करते हैं बी की। तो बी कहाँ है? ये ब्रेन जो है, ब्रेन के लोअर पार्ट में है, ठीक है। ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है, जस्ट बिलो द ब्रेन। और हाँ, इसके बारे में अगर हम हल्का जो पीनियल ग्लैंड थी, अगर हल्का सा इसके बारे में कुछ लिखना हो कि क्या लोकेशन होती है इसकी, तो लिखते हैं अटैच्ड टू डोर्जल साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है। फिलहाल सिर्फ नाम लिखना था। तो बी कौन सी हो जाएगी आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड सी है जो कि इस गले में है, ये आपकी है थायराइड ग्लैंड। फिर बढ़ते हैं डी की तरफ। डी इस चेस्ट साइड पे है ना, ये है आपकी थाइमस ग्लैंड। चेस्ट पे क्या होती है, थाइमस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए जो कि हल्का सा पीछे वाले हिस्से में है, ये थी आपकी पिनियल ग्लैंड। बी पूरे के पूरे ब्रेन के बेस में, आई मीन बिलो द ब्रेन, तो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। सी जो कि गले में थी, ये है थायराइड ग्लैंड। और डी जो कि चेस्ट में है, ये है थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 37, इन फिगर 7.4 ए बी एंड सी विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई। सही डायग्राम यहाँ पर कौन सा है? देखिए, एक पॉट है जो उल्टा करके, मतलब आई मीन गिरा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। और शूट और रूट पे आपको ध्यान देना है। शूट क्या करता है, ये ग्रेविटी के अपोजिट भागता है, ऊपर के साइड। और रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ भागती है, यानी कि नीचे वाली साइड। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सही डायग्राम यानी कि एक्यूरेट डायग्राम कौन सा है, ए वाला। रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। कि जो रूट्स हैं, ठीक है, एक मिनट, रूट्स हैं ये, रूट्स क्या शो कर रही हैं यहाँ पर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। दे ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि मॉइस्चर। और ये जो शूट है, ये ग्रो करता है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी बोलेंगे। यानी कि क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक। शूट किधर ग्रो करती है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ये रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लेवल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन इन फिगर 7.5। तो ए देखिए क्या है, ए आपका है डेंड्राइट, ठीक है। ए क्या है, डेंड्राइट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी यहाँ पर, साफ साफ आपको देख के पता चल रहा है कि ए क्या है, डेंड्राइट। बी है आपकी सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। बी क्या है, सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। और सी क्या है, सी एक्शन है, ठीक है। सी क्या है, एक्शन। और डी क्या है, नर्व एंडिंग, ठीक है। डी क्या है, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 39, मैच द टर्म
टर्म्स कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। तो फटाफट से यहाँ पर मैचिंग कर लेते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑल फैक्ट्री का मतलब स्मेल वाले रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? नोज़ में। ये हो गई मैचिंग। थर्मो रिसेप्टर यानी कि टेम्परेचर वाले कहाँ होते हैं? स्किन में होते हैं। ये मैच करा दिया। गस्टेटरी यानी टेस्ट वाले ये होते हैं टंग में। और फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट वाले रिसेप्टर ये होते हैं आइज में। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अ ट्रॉपिक मोमेंट? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन भी करना है। आइए देखते हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं और एक मोमेंट शो करते हैं। वो मोमेंट या तो स्टिमुलाई की तरफ होती है या फिर स्टिमुलाई से अवे यानी कि स्टिमुलाई के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब जो प्लांट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं ये रिस्पॉन्स वो दो तरीके से दिखाते हैं। या फिर उसमें ग्रोथ शामिल होती है या फिर ग्रोथ शामिल नहीं होती। अगर ग्रोथ इन्वॉल्व होगी उस मोमेंट में तो उसे कहा जाएगा ट्रॉपिक मोमेंट। अब दूसरे वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेस्टिक मोमेंट। फिलहाल यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा था? ट्रॉपिक मोमेंट। एग्जाम्पल क्या होगा? जियोट्रॉपिज्म। हालांकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। फिलहाल एक एग्जाम्पल लेते हैं जियोट्रॉपिज्म का। तो जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म प्लांट्स का एक ऐसा मोमेंट है जो वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करने के लिए शो करते हैं, जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो शूट होता है प्लांट का अपर पार्ट, ये हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट भागता है और क्या शो करता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं अगर हम बात करें रूट की, तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ भागता है इन सर्च ऑफ वाटर, और ये क्या शो करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज़ लो? अगर हमारे डाइट से आयोडीन कम हो जाए, मतलब हम आयोडीन कम कंज्यूम करें जितना कंज्यूम करना चाहिए, तो क्या क्या होगा ये देखते हैं। तो अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम हो गया और बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? तो आयोडीन जो होता है एक एसेंशियल एलिमेंट होता है थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन के लिए। आयोडीन कम तो थायरॉक्सिन भी क्या होगा? बहुत कम बनेगा। कौन बनाता है थायरॉक्सिन? फिलहाल थायराइड ग्लैंड बनाती है। तो थायराइड ग्लैंड बहुत ही कम थायरॉक्सिन रिलीज करेगी। अब थायरॉक्सिन का काम क्या था? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता था। तो अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो भी कम पड़ जाएगा। और अगर इन न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म कम पड़ जाएगा तो बॉडी की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर थायरॉक्सिन कम हुआ, फिलहाल किससे कम हो रहा है? आयोडीन से। आयोडीन कम तो थायरॉक्सिन कम। इससे एक बीमारी होगी ग्वाइटर, यानी कि जो नेक होगी वो स्वेलन नजर आएगी, यानी कि उसमें सूजन नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होगी वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं बीच में छोटा सा स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स। तो क्वेश्चन यह है कि उस साइनेप्स पे होता क्या है? देखिए, इस डायग्राम से आप समझिए, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एक जंक्शन ले लीजिए जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में मिल रहे हैं। तो एक ये न्यूरॉन है, अब देखिएगा, एक ये न्यूरॉन है और इधर ये दूसरा न्यूरॉन। यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ, कहाँ पर? एक मिनट, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये एक न्यूरॉन है और ये आया दूसरे न्यूरॉन से मिला, तो यहाँ पर एक छोटा सा जंक्शन है, इसको जूम किया गया है, और दूसरा ये भी एक जंक्शन है, इसको जूम किया गया है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो होता क्या है सर, इस डायग्राम को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए आप कि जो नर्व 1 थी, पहली नर्व जिससे अभी तक मैसेज आ रहा था, किस फॉर्म में आ रहा था? इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहा था, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आ रहा था। तो नर्व 1 से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रहा था वो
उसी नर्व के एक्सनल एंड तक पहुंचता है, यानी कि एक्सन के एंड तक पहुंचता है। और फिर जब वो नर्व एकदम ख़त्म होने वाली होती है तो एक्सन के जो बल्ब्स होते हैं, यहाँ आप देखेंगे आप, ये जो एक्सन के बल्ब्स होते हैं इन जगहों पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये केमिकल्स उस साइनेप्स में से डिफ्यूज होते हैं। साइनेप्स क्या होता है? वो स्पेस जो अगले डेंड्राइट और इस एक्सन के बल्ब के बीच में होगा। और फिर जो अगली नर्व होगी, नर्व नंबर 2 उसके बाद वाली, उसके डेंड्राइट्स इन केमिकल्स को रिसीव कर लेते हैं। और फिर वो डेंड्राइट, नर्व 2 वाला मतलब सेकेंड नर्व वाला डेंड्राइट जिसने अभी केमिकल्स को रिसीव किया है, कौन सा केमिकल? जो कि पहले नर्व से आया था। तो ये डेंड्राइट्स उस केमिकल से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं और भेज देते हैं सेल बॉडी के पास, और फिर सेल बॉडी से एक्सन के पास। इस तरीके से ये मैसेज चलता रहता है। समझिए, डेंड्राइट का काम क्या है? मैसेज रिसीव करना, और वो तुरंत वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं और भेजती हैं सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी से एक्सन से एक्सन टर्मिनल, वहाँ एंड पर एक्सन बल्ब जो होते हैं वहाँ से रिलीज होता है केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। हल्का सा गैप होता है साइनैप्स के बाद अगला डेंड्राइट, वो डेंड्राइट उन केमिकल को रिसीव करते हैं, फिर से एक केमिकल चेंज होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से ठीक वही इलेक्ट्रिक सिग्नल दोबारा से फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक, और डायग्राम से समझना है तो यहाँ समझिए, जो आपको पैकेट्स दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, ये पैकेट्स, इन्हीं पैकेट्स में है वो केमिकल्स। ठीक, और ये वाला पार्ट क्या है? ये एक एक्शन बल्ब है। ठीक, इस एक्शन बल्ब से ये केमिकल यहाँ रिलीज हुए हैं, और बीच में हल्का सा ये स्पेस आपको दिख ही रहा होगा। और जो ये पिंक वाला पार्ट है, ये है डेंड्राइट। ये है डेंड्राइट किसका? दूसरी वाली नर्व का। यहाँ लगे होते हैं रिसेप्टर्स जो इन केमिकल्स को रिसीव कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 43, आंसर द फॉलोइंग। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम में फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो हम नोटिस करते हैं, उन चेंजेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज एस्ट्रोजन। कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन, डॉर्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन की कमी से डॉर्फिज्म होता है? तो ग्रोथ हार्मोन। ठीक, कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड, ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। तो किस हार्मोन की कमी से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है? द आंसर इज इंसुलिन। कौन बनाता है? पैनक्रियास। फोर्थ क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन कौन से हार्मोन को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है? थायरॉक्सिन। कौन बनाता है? थायराइड। क्वेश्चन नंबर 44, नेम द इंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन में कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो यहाँ पर आपको नाम बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड का। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड, विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी? उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। थर्ड, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनीज। किडनीज से एसोसिएट करने वाली ग्लैंड का नाम? द ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनीज के टॉप पर होती है, उसके ऊपर। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल बट नॉट इन फीमेल। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मेल में तो होती है बट फीमेल में नहीं? टेस्टिस।